नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच का सफ़र और मैं हूं आपकी मेज़बान सना फैसल। ख़वातीन माशरे का अहम तरीन हिस्सा हैं। तालीम और हुनरमंदी से वो तमाम मामलात बखूबी संभालने की सलाहियत रखती हैं। सैकड़ों औरतें ऑफिस से लेकर फैक्ट्रियों तक में काम कर रही हैं। इनको इज्जत और तहफ़्फ़ुज़ देना सबकी जिम्मेदारी है ताकि वो बिला खौफ ख़तर उन जगहों पर अपना काम सरअंजाम दे सकें और अपने घर की किफ़ालत कर सकें। लेकिन बाज़ दफ़ा हरासमेंट के ऐसे वाक़यात पेश आ जाते हैं कि उनके लिए किसी भी जगह काम करना मुश्किल हो जाता है। उनको ज़हनी टॉर्चर किया जाता है, मुख्तलिफ तरीक़ों से डराया जाता है, जिसकी वजह से वो परेशान हो जाती हैं। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए चलकर रिपोर्ट देखते हैं। ख़वातीन को जिस्मानी और ज़हनी हरासानी का निशाना बनाना कानूनी जुर्म है और पूरी दुनिया में इस हवाले से मुख्तलिफ कवानीन लागू हैं। पाकिस्तान में भी हरासमेंट पर कानून मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद माशरे में आज भी उनको मुख्तलिफ तरीक़ों से मनफी रवैये का सामना करना पड़ता है। अब तक बेशुमार केसेस सामने आए जिनमें औरतों को कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफ़र करने के दौरान, तफरीही मकामात पर, ऑफिस में या फैक्ट्री में हिरासा किया गया, जिस पर शिकायत भी की गई, लेकिन अफसोस वाक़यात का ये सिलसिला थम न सका। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक खातून की वीडियो वायरल हुई जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह उनको फैक्ट्री में मौजूद एक आला ओहदे पर फाइज शख्स ने गैर इखलाकी मुतालबा पूरा न करने पर तंग किया, बल्कि नौकरी से भी निकाल दिया और बकाया वाजबात भी अदा नहीं किए। साथ साथ बुरे नताइज की धमकियां भी दी गई। दिल बर्दाश्ता होकर उन्होंने खुद अपने हक के लिए आवाज़ उठाई और कानून की मदद हासिल की। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कब तक कवानीन को बेखौफी से नज़रअंदाज करते हुए औरतों को हिरासा किया जाता रहेगा। ख़वातीन को अमूमन जब कहीं हरासमेंट का निशाना बनाया जाता है तो बहुत कम इस चीज़ को सबके सामने लाया जाता है, क्योंकि यही डर होता है कि दुनिया क्या कहेगी। ऐसे ही कुछ हालात का सामना गारमेंट्स फैक्ट्री में काम करने वाली खातून शबीना कौसर को करना पड़ा। गैर इखलाकी मुतालबा ना मानने पर उनको डराया धमकाया गया, बल्कि उनको नौकरी से निकालने और बकाया वाजबात अदा ना करने जैसा जुल्म भी बर्दाश्त करना पड़ा। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी फरियाद सुनाई ताकि उनको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ के साथ इंसाफ भी मिल सके। ये तमाम क्या मामलात थे, हम शबीना कौसर के घर के बाहर मौजूद हैं, आइए अंदर चलते हैं और जानते हैं। जी तो नाज़रीन, शबीना कौसर हमारे साथ मौजूद हैं और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि क्या मामलात थे, किस तरीके से इन्हें हरास किया गया और इतना मजबूर होकर उन्होंने ये स्टेप उठाया कि सोशल मीडिया पर अपनी वीडियो बना के डाली और उसके बाद तमाम क्या चीज़ें हुई, तमाम चीज़ें जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। अच्छा शबीना, आप एक मुकम्मल तौर पे हाउस वाइफ थी, 1 साल कबल जो है वो आपने जॉब शुरू की, तो ऐसे क्या हालात हुए थे जिसकी वजह से आपको जॉब करनी पड़ी? मैडम, कोरोना की वजह से जो है हालात बहुत डाउन हो गए थे, इसी वजह से मैंने सोचा कि मैं एक पढ़ी लिखी हूँ तो जॉब करने में कोई हर्ज नहीं है। कितना पढ़ा हुआ है आपने? मैंने इंटर किया हुआ है, मैंने डिप्लोमा किया हुआ था, मेरे पास कंप्यूटर कोर्स भी था। जब मैंने अप्लाई किया तो मुझे उन्होंने सिलेक्ट कर लिया। जब मैं अंदर गई तो मेरे डॉक्यूमेंट्स, मेरी फ़ाइल जमा की गई तो मुझसे बिना पूछे ही जो मेरी क्वालिफ़िकेशन है वो मेडल लगा दी गई। तो जब मेरे पास सिग्नेचर के लिए फ़ाइल आई तो मैंने उन्हें बताया कि मैंने इंटर किया हुआ है और मेरे पास डिप्लोमे भी हैं, आप मुझे अच्छी पोस्ट दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम आपको जो है ना फ़िलहाल हेल्पर की जॉब देंगे, अगर आप करें तो ठीक है, नहीं करें तो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मेरे पास नहीं थी जॉब, मैंने हाँ कर ली। जब मैं जॉब करती रही, जॉब के दौरान इनिशियल सैलरी क्या थी आपकी? 20,000। सही है। और ये जो तमाम बातें हुई थी कि जिन्होंने मेडल लगा दिया था, वो HR से ही हो रही थी आपकी बातें या किसी और से हो रही थी? नहीं, वो जो लड़की HR में बैठती है मैंने उससे पूछा कि मैंने इंटर किया हुआ है, आपने बिना पूछे मेरी एज लगा दी, क्वालिफ़िकेशन लगा दी, क्यों? तो वो कहती चलें कोई बात नहीं, आपको कौन सी मतलब हमको पोस्ट दे रहे हैं, वैसे भी आप हेल्पर है, हमारे पास जगह है, आप हेल्पर ही हैं। तो मैं जॉब करती रही। जॉब के दौरान मतलब जब मैं HR में गई तो मेरा इनसे सामना हुआ, ये रवील नामी मैनेजर से। मतलब जब भी हम सैलरी लेने जाते थे या कोई मसले मसाइल के लिए जाते हैं तो ये 4 महीने के साथ हमारा सामना नाम होता पूरा है। क्या है इनका? इनका रवील अहमद नाम है। फिर इन्होंने मुझे बोला कि आप मुझसे फ्रेंडशिप कर ले, मतलब डिपार्टमेंट में आना या फेस टू फेस कभी मुलाकात करनी, वो तो घूमते रहते थे। लेकिन मेरे हर बार इनकार के बावजूद मतलब सही है, कहते क्या थे, डिमांड कैसे करते थे? कि मतलब मैं जा रही हूँ, फेस टू फेस आए हैं तो शबीना मुझसे फ्रेंडशिप करेंगी? तो मैं कहती थी सर मैं यहाँ पे ये काम करने नहीं आई, मैं अपने घर से अपने बच्चों के लिए निकली हूँ, अपने शोर का हाथ बटाने के लिए निकली हूँ, तो मैं अपनी रिस्पेक्टेबल तरीके से जॉब करने आती हूँ और जॉब करके अपने घर जाती हूँ। तो इस बात पे जब आपने उनकी हौसला शक्नी की तो फिर वहाँ से क्या जवाब आया? हर दफ़ा तो यही कहते थे फेस टू फेस मिलना या किसी गार्ड के ज़रिए बताना या कहना, लेकिन उस दिन तो मतलब
फेस टू फेस ये आए, डिपार्टमेंट में आए, इन्होंने आकर मुझसे बोला कि ये बात है। और एक लड़का भी इनके साथ था, उससे बोला कि आप जाके इसको बोले। जब उसने मुझसे ये बात की तो मैंने उसको बोला कि तुम्हारे घर में माँ और बहन नहीं है। लड़के ने आपसे आके क्या बात की? उसने आगे मुझे ये बोला कि रवील साहब हो रहे हैं कि आप मेरे साथ दावत पे चले और मैं आपको बहुत लाइक करता हूँ और आप मेरी ऑफ़र एक्सेप्ट करें। तो जब मैंने उसको कहा कि तुम बदतमीज़ इतने हो कि तुम मुझे सरेआम आके ये बात बोल रहे हो, तो डिपार्टमेंट सारे इंचार्ज भी खड़े थे, सुपरवाइज़र भी खड़े हुए थे। तो जब मैंने शोर किया तो सारे इकट्ठे हो गए कि क्या बात है। मैंने कहा ये रवील साहब के साथ आया है तो अभी ये मुझसे ये बात कर रहा है। तो फिर मैंने गुस्से में आकर उसको दिखा दिया। तो फिर ये इनके गार्ड्स आए और इसने रवील ने बोला कि इसको बाहर लेके चले जाओ। जिस शख्स को उन्होंने आपके पास भेजा था वो बेसिकली वहाँ क्या काम करता है? वो वहाँ पे हेल्पर ही था। हेल्पर ही था। जब गार्ड मुझे लेके गए तो उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने कहा ये बात है। तो उन्होंने मुझसे वाइट पेपर्स पे सिग्नेचर लिए और मुझसे कार्ड लिया और मुझे घर भेज दिया। वाइट पेपर पे सिग्नेचर? हाँ। आपने वाइट पेपर पे सिग्नेचर किए कैसे? तो अगर ब्लैंक पेपर है, वाइट से मुराद आपकी यही है हाँ ना? जी, हाँ जी। लेकिन उन्होंने मुझसे भी लिए और वो जो अब्बास नामी लड़का था, उसका नाम अब्बास था, उससे भी लिए थे। और ये बोला था कि हमारे जो डिप्टी मैनेजर हैं वो नहीं है यहाँ पे, तो वो कल आएंगे तो हम अपने बयान हल्फी लिखेंगे, तो इसलिए आप वाइट पेपर सिग्नेचर करें। ठीक है। तो हमने करके मैं तो घर आ गई। उन्होंने मुझसे कार्ड ले लिया। जब मैं रात को घर आई तो मुझे फ़ोन आया डिप्टी का कि आप कल जॉब पे आ जाएं। जब मैं सुबह गई, गेट पे मैं गई तो उन्होंने बोला आपका कार्ड। मैंने कहा मेरा कार्ड तो कल यहाँ पे जमा किया गया था। फिर उन्होंने मुझे कार्ड वापस दिया। मैं डिपार्टमेंट चली गई। मैंने वहाँ मैडम 5 दिन फिर काम किया। 5 दिन काम करने के बाद फिर मैं जब उस 5 दिन में उन्होंने क्या कार्रवाई की? आपसे पूछा, उन्होंने बिठाया? मेरे साथ कोई कार्रवाई नहीं की, ना मुझसे कोई बात की, ना मतलब मुझसे बस जब सामने आते थे यही बात कहते थे कि भैया आप मेरी ऑफर एक्सेप्ट कर लो। अच्छा, इस बात के बाद हाँ भी? जी, इस बात के बाद भी। लेकिन मैं कहती थी ना मैंने कल की ना आज की, मैं यहाँ पे ये काम नहीं करने आती। और वो जो शख्स जो पैगाम लेकर आया था उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया गया। आपने पूछा नहीं जाकर कि ब्लैंक पेपर पे मुझसे साइन करवाएं? नहीं, उन्होंने मुझसे पूछा नहीं। मैंने कहा बस इन्होंने करवा लिया, बात खत्म होगी, मैं अपनी जॉब कर रही हूँ। अगर ये कोई कार्रवाई करते तो मुझे जॉब से निकाल देते ना। आसपास जो वहाँ पे खवातीन मौजूद थी उन्होंने आपको क्या बताया कि उन्हें भी इसी तरीके से हरास किया जाता है, या उन्होंने आपको कि अपनी तई क्या मशवरा दिया कि क्या करना चाहिए? वहाँ पे हर बंदा यही कहता है कि आप चुप रहे, अगर आप अपना मुंह खोलेंगे तो ये आपको जॉब से निकाल देंगे, क्योंकि ये बहुत ताकतवर लोग हैं। तो मैंने कहा चलें जब की तब देखी जाएगी। अभी तो जब मैं छठे दिन जब मैं कंपनी में गई 8:50 में मैं कंपनी के गेट पे पहुंची, तो मैंने मतलब हम कार्ड दिखाते हैं फिर आगे गेट पे इंटर होने देते हैं। जब मैंने कार्ड दिखाया तो मुझे गार्ड ने बोला कि आप रिसेप्शन रूम में चली जाए। मैंने कहा वजह? मेरे तो 6 मिनट रहते हैं इन करने में, मेरा घंटा कट जाएगा, मैं नहीं जाऊंगी। तो उसने मुझे बोला कि रवील साहब का हुक्म है कि आपको रिसेप्शन रूम में बिठाया जाए। जब मैं रिसेप्शन रूम में चली गई, क्योंकि फिर गार्ड आगे नहीं जाने देते ना, रिसेप्शन रूम में मैं बैठ गई तो उन्होंने मुझे मेरा दरवाज़ा बाहर से लॉक कर दिया। 5 घंटे तक मुझे हरासमेंट किया गया वहाँ पे। बाहर से लॉक किया? बाहर से दरवाज़ा लॉक किया और 5 घंटे तक मुझे वहीं पे रखा गया। मतलब वक्फे वक्फे से उनके मतलब बंदे आते थे कि आप उसकी बात मान रही हैं या आपको कंपनी से निकाला जाए। मैंने कहा कि मैंने कंपनी से निकलना तो मंजूर है, लेकिन मैं उनकी बात क्या बात मतलब आप उसे जो जो उसके मुतालबात है वो माने। दोस्ती करें, घूमें फिरें, खाए आपको वो, हाँ जी, आपको वो तरक्की भी देंगे, तो आप अपनी जॉब के क्यों पीछे पड़ी? आपने उन्हें बताया नहीं मैं शादीशुदा हूँ, मैंने उन्हें बताया, फैमिली है। मैडम जब वो इंटरव्यू लेते हैं ना, वहाँ पे वो फाइल बनाते हैं तो उसमें सारा कुछ ऐड करते हैं, तो सारी फाइल उनके पास मौजूद है, हर चीज़ का उनको पता है। तो उसके बाद जब मुझे 5 घंटे वहाँ पे हरासमेंट रखा गया, 5 घंटे के बाद मैंने बोला कि आप मुझे यहाँ से छोड़ रहे हैं या नहीं छोड़ रहे, मुझे ये बताएं। तो मेरे शोर मचाने पे फिर मेरा दरवाज़ा खोला गया। जब मैंने अपना कार्ड उनसे मांगा तो उन्होंने कहा कि आपको कार्ड नहीं मिलेगा, आपको कंपनी ने लेफ्ट कर दिया। सही है, तो आपने बोला नहीं ये 5 घंटे मुझे किस बात पे हफ्जे भेजा में रखा गया? तो 5 घंटे इसी बात पे रखा गया कि आप बात मानती है तो आपको डिपार्टमेंट भेज देते हैं। इनसे ऊपर सीनियर कोई नहीं था उनके पास? नहीं गई वो ऊपर जाने ही नहीं देते ना। इनके ऊपर सीनियर वसीम ब्रिगेडियर हैं, इनके अपने डायरेक्टर करीम साहब हैं, इनके ऊपर मालक है, लेकिन वो वहाँ तक जाने नहीं देते ना। डायरेक्टर साहब की तो आपको कॉल भी आई थी, उसके बाद आप दोबारा से गई थी? नहीं, डायरेक्टर की मुझे कॉल नहीं आई थी, मुझे उनके डिप्टी की कॉल आई थी। हाँ जी, डिप्टी तो सामने खड़ा है, डिप्टी का और मेरा कमरा फेस टू फेस सामने आमने सामने का रूम है। वो कुछ नहीं बोले? वो कुछ नहीं बोल रहा। तो जब मैं बाहर निकली तो उनकी गार्ड ने मुझे यहाँ शोल्डर से पकड़ा और मुझे घसीटती दरवाजे तक लेके गई। वहाँ मुझे दिखा दे के कह रही है कि आप कंपनी से आउट हो जाए। तो मैंने कहा मेरा कार्ड दे, तो मुझे कहती कार्ड आपको नहीं मिलेगा। मैंने कहा मुझे कार्ड नहीं मिलेगा तो मैं कंपनी से भी नहीं जाऊँगी। आप मेरा कार्ड क्यों रख रही? कंपनी में मुझे 1 साल हो गया है, मेरे वाजिबात कौन अदा करेगा? तो कह रहे हैं कि आपने बात नहीं रवील साहब की मानी तो आपको वाजिबात भी नहीं देंगे। अच्छा, तो क्लियरली वो कह रही है? हाँ, मैंने कहा सही है, वाजिबात। कोई आपने उनकी वीडियो नहीं बनाई उस वक्त? मैडम मेरे पास वहाँ पे मोबाइल अलाउ नहीं है ना। मैंने बोला कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, या तो आप मुझे मेरा कार्ड दें या मेरे वाजिबात अदा करें। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। वो मेरा कार्ड लेके रवील साहब के पास गई। रवील साहब ने मेरा कार्ड लिया, काट के कार्ड वापस भिजवा दिया कि इसको कार्ड दो और इसको घर भेज दो। मैंने कहा कार्ड भी कट गया, घर भी नहीं जाऊँगी, 5 घंटे हरासमेंट भी आपने रखा है। ये बात उनको जाके बताएं जिनको कवानीन का पता नहीं है। मेरा घर आपने बर्बाद कर दिया है, मेरी जॉब चली गई है, तो मतलब मुझे मेरे वाजिबात कंपनी क्यों नहीं देगी? फिर रवील साहब खुद मुझसे मिलने आया
कि आप कंपनी से चली जाएं, आपको कंपनी लेफ़्ट कर दिया है। तो मैंने बोला कि सर कंपनी मुझे कैसे लेफ़्ट कर सकती है, मेरी कोई मिस्टेक बताएं, मेरा रिकॉर्ड निकालें। तो उन्होंने बोला आपको सारी बात का इल्म है, आप यहाँ से जा सकती हैं। मैंने बोला कंपनी मेरे वाजिबात अदा करे। तो उन्होंने बोला कि कोई वाजिबात नहीं है, कोर्ट का दरवाज़ा खुला हुआ है, लेबर कोर्ट में आप चली जाएं, वहाँ पे आपको वाजिबात अगर वो देती है तो फिर इस बात को देखेंगे। अभी गार्ड को बोला कि इसको धक्के देकर बाहर निकाल दो। गार्ड ने इनको धक्के देके बाहर निकाला और फिर उसके बाद क्या हुआ, किस तरह इन्होंने सोशल मीडिया पे जो है वो अपनी वीडियो बनाई और लोगों ने इन्हें कितना डराया धमकाया और समझाया कि ये काम ना करो, ये तमाम चीज़ें जानेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा, आपने बताया कि गार्ड ने आपको निकाल दिया और कहा जाओ, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 2-3 दिन रह गए थे ईद में, मैं घर आ गई तो ईद की छुट्टियाँ आ गई। मतलब आपके जो हस्बैंड हैं वो भी आपके साथ उसी फैक्ट्री में काम करते जी हैं? हाँ। तो जब ये तमाम मामलात हो रहे थे उनको किसी ने नहीं बताया कि आपकी नहीं मैडम, इनका डिपार्ट और है, मेरा डिपार्ट और है। आप गई इनके पास खुद? नहीं, या मैं इनके आपने पास इनसे नहीं रब्ता जाती। किया? नहीं मैडम, वहाँ पे जो है ना हरासमेंट बहुत ज़्यादा है। अगर मैं मतलब वहाँ पे बहुत कम लोगों को पता है कि ये मेरे हस्बैंड हैं, सही है। क्योंकि अगर वहाँ पे किसी को पता चल जाता है ना, मतलब मेरी फेवर में जो लोग वहाँ पे गए कि आप इसको क्यों निकाल रहे हैं, उन्होंने वो सारे लोग भी लेफ्ट कर दिए और बिना वाजिबात के सबको भी किए। निकाल उन दिया। सबको भी निकाल दिया। मसलन वहाँ पे एक हमारा जानने वाला तो भाई था वो गया, एक और भाई था वो गया, उन सबको उन्होंने लेफ्ट कर दिया कि आप इसकी फेवर में क्यों बात कर रहे हैं। वहाँ पे यही उनका मतलब गुंडा राज यही है कि जो बंदा किसी की फेवर में आता है ना, वो यही कहता है कि आप इसकी फेवर के लिए उठें लेफ्ट। तो मतलब काम तो मेरा बहुत अच्छा था। जब मैंने वहाँ पे मैनेजर से मुतालबा किया कि सर मेरे कार्ड के बाद आप जो है मेरा वो जो है कार्ड पे जो मेरा डेजिग्नेशन है उससे हट के मुझसे काम ले रहे हैं, तो मुझे कार्ड भी उसी चीज़ का बनवा के दें क्योंकि उसमें सैलरी ज़्यादा है। तो आप मुझे जो मेरी 23-24 हज़ार सैलरी क्वालिटी में है वो लगाएं उसके, तो आप मुझसे क्रॉपर का कार्ड बना के मेरी 20 हज़ार सैलरी क्यों लगा रहे हैं। तो सारे मैनेजरों ने बड़ी हंसी खुशी से मुझे सिग्नेचर लेटर पे करके दिया कि आप HR में जाएं, अपना लेटर जमा करवाएं बेटा और आपका डेजिग्नेशन चेंज हो जाएगा, क्योंकि आप काम वो कर रही हैं पैकिंग डिपार्टमेंट। तो लेकर मैडम 3 महीने गुजरने के बावजूद मुझे कार्ड नहीं मिला। मैं जब भी HR में जाती तो वो कहते आज मिलेगा, जब भी HR में जाती तो वो कहते कल मिलेगा, लेकिन जब ये फेस टू फेस रिवील मिलता तो ये कहता कि जितनी देर आप मेरी बात नहीं मानेंगे आपको कोई कार्ड नहीं मिलेगा, भले आपने जहाँ जाना चले जाओ। आपको ये किसने कहा कि सोशल मीडिया पर आप इस तरह से वीडियो बना के डालें? मैं वहाँ पे सिचुएशन देखती थी ना, क्योंकि इन्होंने 1 महीने में तकरीबन 2500 से 3000 लेडीज़ वहाँ से लेफ्ट की है, निकाल दी हैं लेडीज़ इन्होंने। और यही उनके साथ सीन होता था, मतलब कोई चार्जेस नहीं है या किसी को दी भी तो एक आधी सैलरी दी तो मतलब उनसे वहीं पे कार्ड छीन लिया, ATM छीन लिया, उनसे वहीं पे सिग्नेचर ले लिए और उनको वहीं से मतलब उनके हाथ काट के ये देते हैं ना। तो मतलब कंपनी के अंदर थे, मौजूद थे, पता तो था सारा ये ऐसे करते हैं। 2000 से 2500, ये तो इतनी बड़ी तादाद होती है। तो जब आपके साथ ये मामला हुआ आपने उन खवातीन से रब्ता नहीं किया? नहीं मैडम, कोई नहीं आ गया था। वो जो भी आते हैं वो कहते हैं नहीं भाई हम अपने घरों से मजबूर है, इतनी महंगाई है, कौन कोई बात आगे आएगी, कौन कंपनी वाला आगे जाएगा, वैसे भी ये इतने बड़े लोग हैं, धमकियाँ देते हैं, इतने बड़े। तो आपको ये हौसला किसने दिया? मुझे, मैं क्योंकि मुझे खुद से हौसला है। मैंने अपने मियाँ से बोला, उसने मुझे पहले तो ये कहा कि हमारे पास इतने सोर्स नहीं है कि हम इनके खिलाफ आवाज़ उठाएं क्योंकि ये बहुत बड़े लोग हैं। तो मैंने कहा जब इंसान हिम्मत बांधता है ना तो अल्लाह उसकी मदद करता है, क्योंकि इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि हम गरीब हैं और लेकिन हम पढ़े लिखे हैं, हम ज़माना जानते हैं, लेकिन वो दुनिया नहीं है, दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। जितनी देर तक हम इनकी आवाज़ नहीं उठाएंगे कोई इनकी आवाज़ नहीं उठाएगा। मेरे भाई हैं एक, मैंने उनसे बोला तो उन्होंने मुझे कहा कि आप वीडियो बनाएं, वीडियो बना के हम लोग उसको ग्रुप में डालते। पता नहीं उन्होंने कैसे डाली, मुझे नहीं इस चीज़ का इल्म, लेकिन उसके बाद मुझसे जो है तो मतलब मुख्तलिफ लोगों ने राब्ते किए। सही, आपकी FIR का इंदराज भी हुआ, वो कैसे हुआ? आप जी, मुझे खुद SSP इरफान बहादुर शाह ने कॉल की, उसके बाद मुझे सब इंस्पेक्टर कुलसूम अब्बासी ने कॉल की जो मलीर में थी, लेडीज़ थी। उसके बाद मुझे शालतीफ थाने से कॉल्स आई, SHO मुमताज़ मरवत है उनका नाम, शायद उनकी कॉल आई। फिर उनके SI को खाला साहब हैं, उनकी कॉल्स आई कि आप हमारे पास आएँ कि आपकी ये वीडियो वायरल हुई है तो आप हमारे पास आएँ, हम इनके खिलाफ़ FIR काटेंगे। जब मैं उनके पास गई वहाँ पे उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने बताया तो उन्होंने यही बात की कि इनके खिलाफ़ पहले भी बहुत सी शिकायत है, लेडीज़ लेके आती हैं। किसी स्पेसिफिक शख्स के खिलाफ या उस कंपनी के खिलाफ? उस शख्स के खिलाफ। तो मतलब जब हम इनसे ये रब्ता करते हैं, कहते हैं कि तुम्हारे खिलाफ लेडीज़ NC कटवा के गई हैं, तो ये कहता है कि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है तुम्हारी बकवास सुनने का। नहीं है उनके वाजिबात, कोई वाजिबात नहीं है। तो वो कहते हैं कि हमारे पास कोई मतलब ऐसी लेडीज़ नहीं है कि जो इसके ऊपर मतलब
FIR कटवाए तो हम इसके ऊपर कार्रवाई करें ना। फिर आपने FIR कर फिर मैंने वहाँ पे FIR कटवाई। FIR कटवाते कटवाते मतलब इसकी सोर्स थी, इसने FIR रखवा दी। SSP जो सैयद बहादुर शाह इरफान साहब है, उसने फिर फ़ोन किया तो वो खुद आए SHO साहब, उन्होंने कहा नहीं FIR नहीं रुकेगी, FIR तो इसके खिलाफ कटेगी। जुमे वाले दिन का ये मामला था तो उन्होंने मंडे वाले दिन जाकर कोर्ट से अपनी ज़मानत करवा ली। अब उनकी तरफ से आपको राब्ते की कोशिश की गई है, कोई सुलह सफाई या कोई डराना सुलह धमकाना? सफाई अभी तक धमकियाँ आ रही हैं। रात को कुछ बंदे आए थे तो तकरीबन 3:30 बजे हमारे दरवाजे पे, उन्होंने आकर दरवाजे पे दस्तक दी। क्या हमने आपको पहले भी बताया था, अभी बोल रहे हैं कि ये शहर छोड़ के चली जाएँ। अगर आप ये शहर नहीं छोड़ेंगी या आप केस वापस नहीं लेंगी तो आपको और आपकी फैमिली को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। अब जैसे आपको धमकाया जा रहा है, दरवाजे बजाए जा रहे हैं, आपके माशाल्लाह आपके बच्चे भी हैं छोटे छोटे, और घर की भी हालत कैसी है? कैमरा यकीनी तौर पे आपको दिखाएगा। ये आपका अपना घर है, किराए का घर है? मैडम ये मेरा रेंट का घर है। घर भी आप इनका देख सकते हैं कैसा है। जैसे कहा जा सकता है कि गुर्बत की सतह से भी निचली सतह पे जो लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं और अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, दोनों मियाँ बीवी जो है वो कमा रहे थे और इस तरीके से इन्हें हरास किया गया। क्या चाहती हैं कि आप जॉब पे दोबारा बहाल हों, उस शख्स को सज़ा मिले ताकि वो और ख़वातीन को इस तरीके से हरास ना कर सके? मैडम मैं ये चाहती हूँ कि एक तो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद मुझे पता है कि कोई और कंपनी मुझे जॉब नहीं देगी, और मेरे घर के हालात ऐसे हैं कि मैं घर में नहीं बैठ सकती। मेरी बस यही अपील है कि मुझे मेरी जॉब पे बहाल किया जाए और इस शख्स को इसके किए की सज़ा दी जाए ताकि ये किसी और को ऐसे हरासमेंट ना करे। उनमें इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं होती। वो इंसान तो हैं लेकिन इंसान के रूप में एक भेड़िया है। अब जब आपने ये स्टेप उठा लिया, अब आप क्या सोचती हैं? अगर हम ऐसे भेड़ियों के दलदल में फंस जाएंगे तो फिर तो हम ना दुनिया हमारी रहेगी ना आखिरत रहेगी। वकील करने के पैसे हैं आपके पास? मैडम हमारे पास खाने के पैसे नहीं, आप वकील करने की बात कर रहे हैं। जब हम इसकी गिरफ्तारी के लिए गए, थाने वालों ने वो आयो हमारे साथ चला, तो जब हम वहाँ पे गए तो वहाँ पे मतलब काफ़ी लोग आ जा रहे थे कंपनी के अंदर, तो वो यही हर बंदा यही बात कर रहा था कि आप इसकी अप्रोच को नहीं जानती, ये बहुत इसके पास बहुत ताकत है, बहुत पैसा है। देखें जैसे उसने ज़मानत करवा ली है, उसने गिरफ्तारी नहीं दी, ऐसे ही वो अपना केस भी 1-2 मतलब डेट पे जाके वो अपना केस भी हटवा लेगा। तुम जलील होकर रह जाओगी, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, उल्टा तुम्हारी फैमिली को नुकसान होगा, तो तुम अपना केस वापस ले लो। मैं हाथ जोड़ के अपील करती हूँ सिंध हुकूमत से कि मेरी मदद की जाए। जैसा कि मैंने अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाई है, आला हकाम तक मेरी आवाज़ सुनी जाए। अगर आप मेरी आवाज़ नहीं सुनेंगे तो कोई औरत अपने हक़ के लिए आवाज़ नहीं उठाएगी। मेरे बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया है फ़ीस ना होने की वजह से। मालिक मकान मुझे धमका रहा है कि मेरा मकान खाली कर दें क्योंकि मैंने उसको अभी तक रेंट नहीं दिया। मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे पास वसाइल नहीं है, इतनी बेरोज़गारी है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। मेरी पाकिस्तान की तमाम NGO से रिक्वेस्ट है कि वो फौरी तौर पर मेरी मदद करें। रोज़ाना मुझे दरवाजे पे आके रात को लोग डराते हैं, धमकाते हैं कि ये शहर छोड़ दें क्योंकि रवील नामी शख्स बहुत ताकतवर है, वो तुम्हें केस नहीं जीतने देगा। वज़ीर आला से दरख्वास्त है कि जैसा कि सिंध पुलिस ने मेरा साथ दिया है, आप लोग भी मेरा ऐसे ही साथ दें। अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं अपने बच्चों को ले जाकर के दरवाजे पे खुदसोजी करूँगी। ख़वातीन के हुकूक़ के हवाले से बहुत सारी NGOs काम कर रही हैं। इस हवाले से जब हमने रब्ता किया विमेन प्रोटेक्शन सेल की CEO मारवी अवान साहिबा से, तो उनका क्या कहना था ये आपको सुनवाते हैं। जब भी कोई खातून हरासा होती हैं तो माशरे की तरफ से इतना अच्छा रद्द अमल नहीं आ रहा होता। उसी खातून को विक्टिम ब्लेमिंग का निशाना बनाया जाता है, उसी खातून को गलत करार देने की कोशिश की जाती है। सोशल मीडिया पर उस खातून की कैरेक्टर असैसिनेशन भी की जाती है और प्रॉपर हमारी बहनों को, बेटियों को जब हरासमेंट का सामना करना पड़ता है तो प्रॉपरली उनको गाइड नहीं किया जाता कि कहाँ जाना चाहिए, उनको कहाँ कंप्लेन करनी चाहिए, उससे क्या होगा। तो इन सारी चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा ख़वातीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हम देख रहे हैं कि अभी भी औरत के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि स्टिल डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस, ऑनर किलिंग के केसेस, बेटियों को गैरत के नाम पे कत्ल कर देना, अभी भी हम रिसीव कर रहे हैं इस तरह के केसेस जिसमें छोटी उम्र की बच्चियों की शादी कर दी जाती है जिनका कोई कसूर नहीं, जिनको कुछ नहीं पता कि आगे ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। उनका राइट टू एजुकेशन ले लिया जाता है उनसे। उन बच्चियों की सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, बहुत जल्दी वो मेंटली और फिज़िकल एक टॉर्चर का निशाना बन रही होती हैं। अभी एकदम से हरेसमेंट को हम नो जोन नहीं बना सकते हैं हम अपने माशरे को, क्योंकि तब्दीली के अंदर एक वक्त लगता है, आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आती है।
जब हम ट्रेनिंग्स की बात करते हैं, एजुकेटिंग माइंड्स की बात करते हैं, जब हम लॉज की अवेयरनेस की बात करते हैं, तो इसमें वक्त लगता है कि उन छोटे-छोटे गाँवों तक, उन छोटी-छोटी कंपनीज़ तक, उन छोटी-छोटी फैक्ट्रीज़ तक जहाँ पे हमारी बेटियाँ काम कर रही हैं, उस तक ये बात पहुँचाई जाए कि 2010 अ, का लॉ मौजूद है जो कि ख़वातीन को हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस से प्रोटेक्शन देता है। उस लॉ के मुताबिक हर इंस्टीट्यूशन के अंदर एक कमेटी बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस कमेटी के अंदर उस कमेटी के काम करने वाले अमले से ही एक खातून का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस कमेटी के नंबर्स को नोटिस बोर्ड पे और नज़र आने वाली जगहों पर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें 2010 के वर्क प्लेस हैरेसमेंट लॉ के अंदर मौजूद हैं, लेकिन अभी भी हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं देख रहे हैं। अगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर तरीके से हो तो काफ़ी हद तक हैरेसमेंट की केसेस में कमी आ सकती है, जब इदारों के अंदर इस चीज़ की अवेयरनेस होगी कि लॉ मौजूद है और किसी भी बेटी को, बहन को हरासा करने वाला कानून की पकड़ से नहीं बच सकता। ख़वातीन को सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि लॉज़ क्या हैं। उसके बाद उनको ये पता होना चाहिए कि जब भी उनको हरासमेंट का निशाना बने, तो उनको कहाँ पर रिपोर्ट करनी चाहिए। और सबसे अहम बात, हमारी बेटियों को जब वो पैदा होती हैं तो बचपन से लेके उनके ज़हनों में एक चीज़ डाल दी जाती है कि आप कमज़ोर हैं, आप कुछ नहीं कर सकती हैं। इस चीज़ को ख़त्म करने की ज़रूरत है जो कि घरों से होगी, क्योंकि बेटियों ने अब ये साबित कर दिया है कि वो हर मैदान में सबसे बहुत आगे हैं। और अगर रोड रास्तों पे या कंपनीज़ के या ऑफ़िसेज़ के अंदर काम करने की जगहों पे या घरों के अंदर अगर बेटियों को, बहनों को, ख़वातीन को कोई भी हरासा करने की कोशिश कर रहा है, तो उनको सबसे पहले खुद उसको डील करना आना चाहिए। खौफ़ एक ऐसी चीज़ है जो कि ख़वातीन को कंप्लेन करने से और मुआशरे से बहुत ज़्यादा डरा देती है। जब मुआशरा भी सपोर्ट नहीं कर रहा होता, अक्सर घरवाले भी सपोर्ट नहीं करते, आपकी अपनी दोस्त, सहेलियाँ ही आपको मना कर रही होती हैं कि अगर आपने रिपोर्ट की तो आपके लिए मामलात और ख़राब हो जाएँगे। ये जो एक खौफ है, मुआशरे का खौफ, लोगों का खौफ, बदनामी का खौफ, ये केस को और ज़्यादा ख़राब कर देता है और हमारी जो ख़वातीन हैं, उनके कॉन्फिडेंस के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। और जब उनके अंदर एतमाद की कमी आ जाती है, तो वो ना अपनी जॉब प्रॉपर तरीके से कर पाती हैं, ना अपने घर की मुश्किलात जो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, उनको बेहतर तरीके से एड्रेस कर पाती हैं और मुआशरे के डर से, हैरेसमेंट के डर से बहुत पीछे रह जाती हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम एसएसपी मरीर इरफान बहादुर साहब के ऑफिस में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। शबीना और कौसर वाला जो मामला था, उसकी इत्तला आप तक कैसे पहुंची? इस तरह बाकी सबके पास पहुंची, मेरे पास भी सोशल मीडिया के थ्रू ये एक वीडियो उनका जो पैगाम बयान था वो मेरे पास पहुंचा, जिसको देखते ही मैंने कंसर्न हमारे जो मलीर के एसपी हैं उनको मैंने हिदायत दी, एसएचओ कंसर्न को हिदायत दी कि फ़ौरी तौर पे इनसे रब्ता किया जाए। मैंने ख़ुद भी रब्ता किया, यहाँ से मेरे ऑफिस से भी रब्ता किया गया उनसे, और रब्ता करके फ़ौरन जो है वो उनको बुलाया गया और उनकी कंप्लेन लॉन्च की गई। मज़ीद इसमें क्या कानूनी कार्रवाई की जा रही है और कौन कौन सी दफ़ात लगाई गई? जी देखें, इसमें जो उनका जो स्टेटमेंट था उसके मुताबिक हमने 342, 354, 506, 509 और 34 उसमें जो है वो हमने ऐड की थी। इन्वेस्टिगेशन अभी इनकी इन प्रोग्रेस है। इन्वेस्टिगेशन में जैसे ही ये अपने एविडेंस वगैरह जो भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया था उसके अगेंस्ट जो एविडेंस है वो उन्होंने प्रोड्यूस करनी होगी, वो प्रोड्यूस करेंगी और इंशाल्लाह उसमें फिर फर्दर प्रोग्रेस होगी। हमारी जो उनसे बात हुई, इसमें जो अक्यूज़ था उसने बेल बिफोर अरेस्ट अपनी कोर्ट से करा ली है और उसने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी है। वो जैसी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेगा तो फिर हम उसमें देखेंगे।
से। उन्होंने ये कहा कि उनको डराया धमकाया जा रहा है, रात के 3-3 बजे उनका दरवाज़ा बजाया जाता है और उनको लोगों की तरफ से धमकियाँ दी जाती है कि आप ये जगह खाली करके चले जाएँ। तो इस हवाले से उन्होंने कोई कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। उनको इस तरह की कोई शिकायत है तो फ़ौरन इमीडिएटली वो आ जाएँ, आके रब्ता करें। ये हमारे पास वुमेन प्रोटेक्शन सेल भी है इस ऑफ़िस के अंदर, रब्ता करें, हम देख लेते हैं। अगर इसमें फ़र्दर उनको कोई तंग कर रहा है तो हम उस पर भी एक्शन ले लेंगे, क्योंकि ये बात उन्होंने हमसे नहीं शेयर की है, ये हमसे शेयर करें, हम उस पर भी एक्शन लेंगे। दूसरा उनका ये कहना था कि उनके कुछ वाजिबात हैं जो कंपनी ने अदा करने हैं, और वो ये भी कह रही थी कि इस सोशल मीडिया पे मेरी वीडियो वायरल होने के बाद मुझे कोई कंपनी मुलाजमत नहीं देगी, तो इस हवाले से कुछ किया जाएगा। देखिए, ये तो हर कंपनी का एक बोर्ड बना हुआ है। जिस कंपनी में वो जॉब करती थी वहाँ पे एक वुमेन प्रोटेक्शन होगा, बोर्ड होगा, कमेटी होगी। उस कमेटी ने इनका केस जो है वो देखना है, और एज ए वर्कर जो वहाँ पे इन्होंने जो भी काम किया होगा, जो भी वाजिबात हैं, अगर वहाँ से वो उसमें भी उनको कोई हेल्प चाहिए तो कंसर्न उसको आईओ को बताएं, वो रब्ता करेगा और उसमें भी हेल्प आउट करेगा। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एडवोकेट लियाकत अली खान गबूल मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हरासमेंट के हवाले से बात कर रहे हैं। अगर किसी भी जगह पर या किसी वर्क प्लेस पर किसी भी खातून को हरास किया जाता है तो वो किस तरीके से जो है वो उसके ख़िलाफ़ एक्शन ले सकती है? देखिए, पहली बात तो यह है कि किसी भी खातून को या किसी भी शख्स को जो है ना आप हरास नहीं कर सकते। और मोस्टली हम देखते हैं कि बेशुमार वाक़यात जो है ना हम देखते हैं, हमारी जब माएँ बहनें जो है ना वो काम के लिए निकलती हैं, वो बस स्टॉप के ऊपर आती हैं या किसी फैक्ट्री में काम करती हैं या किसी दफ्तर के अंदर काम करती हैं, तो हमें देखते हैं कि इस तरह की शिकायत हमें मिलती हैं कि उन ख़वातीन को जो है जायज़ नाजायज़ जो है उनको हरास किया जाता है। इस तरह के वाक़यात हम फैक्ट्रीज़ के अंदर भी देखते हैं। तो उस सूरत में यह है कि अगर आपको कोई शख्स बिलावजह हरास कर रहा है तो आपने उसको जो है ना शटअप कॉल देनी, मैं समझता हूँ। आप उसकी हरासमेंट से घबराएं नहीं, उससे डरे नहीं। जो ना ये कानून आपकी सपोर्ट करता है और ये गैर कानूनी अमल है जो ना। उस सूरत में यह है कि आपको अप्रोच करना पड़ेगा मुतलका पुलिस स्टेशन के पास जो है या वोमन थाने के पास जो ना। इसके अलावा आजकल तो वैसे हम देखते हैं कि सोशल मीडिया मौजूद है। आप सोशल मीडिया पे भी आप अपनी जो है ना आवाज़ उठा सकते हैं, एक छोटा सा क्लिप बना के वीडियोज़ बना सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि आपको दफ्तर के अंदर या रोड्स के ऊपर या फैक्ट्रीज़ के अंदर हरास किया जाए, सबसे पहले तो आप अपने जो डिपार्टमेंट है उसको रिटर्न की जो है ना कंप्लेन, आप रिटर्न कंप्लेन दें कि आपको, और उसका रिकॉर्ड भी रखें अपने पास, और उसका रिकॉर्ड भी अपने पास रखें जो ना। आप उसकी रिटर्न कंप्लेन करें। अगर उसके ऊपर भी एक्शन नहीं होता तो आप अपनी फैमिलीज़ को बताएं कि आप उनसे, क्योंकि साफ ज़ाहिर यहाँ पे ऐसी जो वाक़यात होते हैं, ख़वातीन कोशिश करती हैं कि उनको मंज़िल आम पे ना लाया जाए, क्योंकि फैमिलीज़ की बदनामी होती है, माँ बाप की इज़्ज़त का ख्याल होता है, शोहर की इज़्ज़त का ख्याल होता है। उस सूरत में जो है ना जो बच्चियाँ होती हैं वो कोशिश करती हैं कि इन चीज़ों को छुपाने की कोशिश करती हैं, सामने नहीं लाते। अगर हरासमेंट नहीं रुकती तो उस सूरत में फिर जो है कि आपके पास फिर पुलिस का जो है वो रास्ता है। आप जाके उनके खिलाफ FIR भी दर्ज करवा सकते हैं, 15 में भी कॉल कर सकते हैं। अब पुलिस पाबंद है कि वो आपको तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करेगी, आपकी FIR भी दर्ज करेगी और जो उसके अंदर मुलविस लोग हैं उनको गिरफ्तार भी करेगी। क्या क्या चीज़ें हरासमेंट के ज़ुमरे में आती हैं? किसी ने आपको गलत जुमला पास किया है, किसी ने आपसे कोई गलत बात की है, छेड़खानी करना, उसका पीछा करना, आप किसी के कपड़े फाड़ देते हैं, किसी के कपड़ा खींच लेते हैं या किसी की इंसल्ट करते हैं, जो है ना तानेबाजी करते हैं, जुमलेबाजी करते हैं, आप जो है ना वो पब्लिक प्लेस के अंदर लोगों के अंदर जो है ना उसका मजाक उड़ाते हैं, तो ये आपको कानून इसकी इजाज़त नहीं देता है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें इस केस की, तो इस केस में हमने ये देखा जो शबीना कौसर हैं उसमें वो उन्हें फ्रेंडशिप की ऑफ़र करते रहे। कोई भी बच्ची जो है वो खुशी से अपने घर से नहीं निकलती। अगर किसी के माली हालात ठीक नहीं है, किसी के भाई नहीं है, किसी के वालिदैन बूढ़े हैं, अगर कोई बच्ची जो है घर को सपोर्ट कर रही है, घर को सपोर्ट कर रही है, अगर वो काम के लिए निकलती है, तो मेरे ख्याल में हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए और उसको इनकरेज करना चाहिए। ऐसे लोगों की हेल्प करनी चाहिए कि कोई खातून जो मजबूरी के आलम में अगर जो है वो नौकरी करने जा रही है। लेकिन अमूमन हमने देखा है कि ऐसे बेशुमार जो इस तरह के जो इंसान हैं, दरिंदे, भेड़िए नुमा मैं समझता हूँ उनको जाना, कि वो लोगों को नाजायज़ जो है ना ज़रूरियात से फ़ायदा उठाते हैं और वो कोशिश करते हैं कि ऐसी ख़वातीन जो वर्क प्लेस के ऊपर होती हैं या वो फैक्ट्रीज़ के अंदर किसी ओहदे के ऊपर होते हैं या कोई सुपरवाइज़र होता है या उसका कोई मालिक होता है, वो इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठा के, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि इस तरह की उनको हरासमेंट की जाती है, दोस्ती की ऑफ़र की जाती है। जब वो बच्ची नहीं मानती तो उसके बाद फिर जो है उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है या उनको उनकी तनख्वाह काट दी जाती है या उनसे नौकरी छीन ली जाती है। इस तमाम केस में जब FIR का इंदराज हो गया और उन पर जो दिफात लगी हैं, मैं अगर आपको बताऊं और आप हमारे नाजरीन को बताएं कि 342 और 354, 506, 509 और 34। देखिए, ये जो 342 की जो सेक्शन है, आप किसी भी शख्स को जो है हब्स पे जाम अगर रखते हैं तो उसके ऊपर 342 की सेक्शन लगती है। 354 जो है आप किसी खातून को बिलावजह उसको तंग करते हैं, छेड़खानी करते हैं, उसके ऊपर जो है 354 लगता है।
और 506 होता है धमकी देना, हरास करना, जान से मारने की धमकी देना कि मैं आपको जान से मार दूंगा, आपको अगवा करवा लूँगा। अब इसके अलावा जो 509 है वो बेसिक हरासमेंट की सेक्शन है, जो ना किसी खातून को वर्क प्लेस के ऊपर आप हरास करते हैं, दोस्ती की ऑफ़र करते हैं, उसको जैसे अभी आपने बताई सारी चीज़ें जो ना, अगर उसके ऊपर आप बिलावजा उसको तंग करेंगे तो उसके ऊपर फिर 509 का इतलाक होता है। और 34 34 जो होता है ना, 34 यानी एक से ज़्यादा लोग जो ना। सही, इन तमाम दफात के बावजूद उस शख्स की जमानत हो गई है। पुलिस ने इसके ऊपर FIR दर्ज की है और विक्टिम मौजूद है, उसका स्टेटमेंट मौजूद है और वो उनको आइडेंटिफाई भी कर रही है और उनको बता भी रही है कि मेरे साथ जो है ये लोग जो है इस तरह की हरासमेंट करते रहे हैं, मुझे दोस्ती की ऑफ़र करते रहे हैं, मुझे बुरके की ऑफ़र किए, खाने की ऑफ़र किए। ये सब स्टेटमेंट है। इतना आसान उनके लिए नहीं है कि वो जो है ना कानून की गिरफ्त से बच सकें। ये सब कागनिजेबल ऑफेंस हैं और इसमें बाकायदा उन मुलजमान को अरेस्ट किया जाएगा, पुलिस उनको इंट्रोगेट करेगी, उनको चालान भी किया जाएगा और साथ साथ जो है उनका ट्रायल चलेगा। मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के जो वाक़यात हैं इनसे हमें एहतनाब करना चाहिए और ख़ुसूसी तौर पर मैं समझता हूँ जब इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट होते हैं, पुलिस को भी चाहिए कि जो है ना इमीडिएटली आप इसके ऊपर एक्शन कर लें और इसकी रोकथाम के लिए जो है ना हमें इक़दाम करने पड़ेंगे। दुनिया भर में ख़वातीन को बुनियादी और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। उनके हुकूक के लिए कई NGOs और इदारे भी काम कर रहे हैं, लेकिन अपने साथ होने वाली किसी भी नाइंसाफ़ी के लिए सबसे पहले खुद अपनी आवाज़ बनना पड़ता है, ताकि माशरे में मौजूद उन दरिंदों से बचा जा सके जो ना सिर्फ औरतों को डराते हैं बल्कि उनको जहनी अजियत का शिकार कर देते हैं। वो ये नहीं सोचते कि उनके घर में भी ये बाइज्जत रिश्ते मौजूद हैं। अगर आपके इर्द गिर्द भी कोई ऐसा मसला है और आप चाहते हैं कि सच के सफ़र में हम आपकी आवाज़ बने, तो आप हमें हमारी फेसबुक की ID पर मुतला कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान सना फैसल और सच का सफ़र की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।